हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे भाषा और चिंतन। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे भाषा क्या है और भाषा का विकास कैसे होता है। इसके अलावा क्या महत्व है हमारी लाइफ में भाषा का एंड भाषा की कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं भाषा के बारे में, जानते हैं भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भाषा विकास होता है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास का पार्ट है, यानी कि बौद्धिक क्षमता का। इसके अलावा जो भाषा होती है ये हमें सोशलाइज करती है, यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम समाज के लोगों से संपर्क कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से दूसरों के विचारों को हम समझते हैं तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये तो हो गई भाषा। इसके अलावा भाषा विकास की अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाषा विकास की कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो इसके अंतर्गत 4 स्किल्स आती हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना। यानी कि एक बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर बोलना सीखता है, बाद में पढ़ना सीखता है और सबसे बाद में लिखना सीखता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद फिर उसका अनुकरण करके बोलने का प्रयास करता है तो वह बोलने लगता है। और जब एक बच्चा बोलना सीख जाता है तो फिर सबसे पहले वह पढ़ना सीखता है और पढ़ना सीखने के बाद वह लिखना सीखता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर टीचर्स भी उसको पहले बोल कर कुछ सिखाते हैं, तो बच्चा भी सुनकर वही बोलता है और सीख लेता है। इस तरीके से वह बोल कर चीज़ों को याद कर लेता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। और फिर बाद में वह पढ़ना भी सीख जाता है, यानी कि कुछ भी चीज़ उसे याद हो गई है तो अब उसे वह पढ़ लेता है। लेकिन लिखना सबसे कठिन प्रक्रिया है, यानी कि वह बाद में लिखना सीख पाता है। तो ये 4 स्किल्स हो गई। इनके क्रम को याद रखेंगे, यानी कि पहले सुनना होता है, बाद में बोलना, फिर पढ़ना और उसके बाद लिखना। ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि भाषा स्किल्स के भाषा विकास के जो स्किल्स हैं उनका क्रम क्या है। चलिए उसके आगे देख लेते हैं भाषा विकास के कौन कौन से चरण होते हैं। तो क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, सामवेगिक अभिव्यक्ति और भाषा अवबोध, शब्दावली निर्माण, वाक्य संगठन, उचित उच्चारण, उसके बाद लास्ट में सबसे स्वामित्व। तो इनको हम समझ भी लेते हैं कि क्रंदन क्या है। क्रंदन यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उसी के समय बच्चा क्रंदन करता है, यानी कि रोता है। तो ये जन्म के समय की प्रक्रिया है। और बलबलाना की अगर बात करें तो लगभग 1.5 से 2 माह पर बच्चा अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है जो कि समझ में नहीं आती और उनका अर्थ क्या है, यानी कि अर्थहीन होती हैं, लेकिन वह ध्वनियाँ निकालता रहता है, उसे हम कहते हैं बलबलाना। हाव भाव की बात करें तो उसके और कुछ दिन बाद बच्चा अपने हाव भाव का प्रदर्शन करने लगता है। सामवेगिक अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो वही लगभग बच्चा 13-14 माह में अपने संवेगों को व्यक्त करने लगता है। तो ये जो 4 स्टेजेज होती हैं इन्हें हम पूर्ववाक भाषा विकास या बोलने की तैयारी, यानी कि इस टाइम बच्चा बोल नहीं पाता है लेकिन ध्वनियाँ भी निकालने लगता है, थोड़े बहुत हाव भाव को समझने लगता है और अपने संवेगों को व्यक्त करने लगता है। उसके बाद होता है भाषा अवबोध। भाषा अवबोध यानी कि अब वह दूसरों की भाषा को समझने लगता है, यानी कि इसमें इतनी योग्यता आ जाती है कि भले ही वो बोल नहीं पाता है लेकिन समझने लगता है। उसके बाद शब्दावली निर्माण, यानी कि जब वह भाषा को समझेगा तो फिर उसे बोलने का भी प्रयास करेगा। तो इस स्टेज में शब्दों का निर्माण होने लगता है और जब शब्दों का निर्माण होगा तो फिर वह वाक्यों का भी संगठन करने लगेगा। तो पहले वह छोटे छोटे वाक्यों का संगठन करता है, यानी कि बोलने लगता है, और फिर अगली स्टेज उचित उच्चारण, फिर उसका उचित उच्चारण भी करने लगता है। और फिर स्वामित्व, यानी कि जब वह बोलने लगा है, उसका उचित उच्चारण भी करने लगा है, तो उसके अंदर भाषा के प्रति स्वामित्व आ जाता है, यानी कि अब वह भाषा के सभी नियमों को जान चुका है। तो ये जो 4 स्टेजेस होती हैं ये होती हैं पश्चवाक भाषा, यानी कि वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। अब वह भाषा की पूरी तरीके से अभिव्यक्ति करने लगता है। और ये जो
4 अवस्थाएं हैं, इसमें वह बोलने की तैयारी में होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं लेवल्स ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के स्तर। अगर हम बात करें स्वनिम यानी कि फोनीम्स की, तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर हम भाषा की भी सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं, किंतु ये अर्थहीन होती है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जो कि अर्थहीन होती है, ये स्वनिम कहलाती है। रूपिम की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किंतु भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी कि इसका कुछ अर्थ होता है, ऐसी इकाई को हम रूपिम कहते हैं। स्वनिम की बात करें जैसे कि का, खा, पा, मा, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये स्वनिम कहलाते हैं। रूपिम यानी कि एक पूरा शब्द, जैसे कि आम हो गया तो आम का अर्थ है, ये रूपिम कहलाएगा। लेकिन इसके जब हम खंड कर देंगे तो वह अर्थहीन खंडों में ही डिवाइड होगा, उसे हम रूपिम कहते हैं। यानी कि शब्द का अर्थ होगा, लेकिन अगर हमने शब्द को डिवाइड कर दिया तो वह भी अर्थहीन हो जाएगा। उसके बाद वाक्य विन्यास की बात करते हैं, तो ये होती है एक वाक्य की संरचना, यानी कि एक वाक्य कैसा होना चाहिए, पहले उसमें कर्ता, फिर क्रिया, उसके बाद कर्म। तो यानी कि एक वाक्य का उचित स्ट्रक्चर वाक्य विन्यास कहलाता है। और अर्थ विन्यास की बात करें तो वाक्य जो भी दिया होता है उसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं वो सारे के सारे शब्द जो हैं वो अर्थपूर्ण होने चाहिए, यानी कि क्रम के साथ साथ उनका अर्थ भी सही होना चाहिए, ये अर्थ विन्यास कहलाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाषा सीखने की प्रविधियाँ। तो प्रविधियों की बात करें तो कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर के द्वारा, अनुकरण और बातचीत। तो इसको ज़्यादा समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कहानी के माध्यम से भी हमारी भाषा का विकास होता है, प्रश्नोत्तर के द्वारा भी होता है, और अनुकरण करके तो हम सीखते ही हैं दूसरों का। बातचीत के माध्यम से भी हमारी भाषा का विकास होता है। उसके बाद आगे है भाषा विकास के सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत हैं भाषा विकास के। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत और अनुबंधन का सिद्धांत, उसके अलावा स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। इसके अंतर्गत अल्बर्ट बंडूरा का कहना है कि एक जो बच्चा होता है वो लोगों का अनुकरण करके सीखता है। तो ये बात सही भी है कि बच्चा लोगों का अनुकरण करके ही सीखता है, क्योंकि छोटा बच्चा कुछ भी सीख के नहीं आया होता है, या फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। जैसा जैसा वो लोगों को देखता है वह भी वैसा ही करता है। तो एक बच्चा लोगों का अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इनका जो सिद्धांत है इसे अनुकरण अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है उसे भी याद रखेंगे, अनुकरण अधिगम का सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चा किसी को आदर्श मानकर भी सीखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का कोई फेवरेट होता है तो वह उसके अकॉर्डिंग भी व्यवहार करता है, यानी कि उसे आदर्श मानकर भी सीखते हैं। तो इसलिए इनके इस सिद्धांत को आदर्श आधारित सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका जो अन्य नाम है अनुकरण अधिगम का सिद्धांत और आदर्श आधारित सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांत को भी आप लोग याद रखेंगे। और ये सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग भी किया था बोबोडॉल से, तो तभी इन्होंने पाया था कि जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण से सीखते हैं। उसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। ये दिया है चॉम्स्की ने, और इन्होंने ये बताया है कि भाषा व्यवहार की क्षमता जन्मजात होती है। यहाँ पर थोड़ा ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भाषा जन्मजात नहीं होती, यानी कि हम कोई भी भाषा सीख कर पैदा नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं भाषा व्यवहार की क्षमता जन्मजात होती है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं और वहाँ जो भी भाषा बोली जाती है वही भाषा सुनकर हम भी बोलने लग जाते हैं। तो क्योंकि हमारे अंदर कोई भी भाषा सीखने की क्षमता है। इसके अलावा भाषा के जो सामान्य सिद्धांत हैं और वाक्य निर्माण की प्रक्रिया एंड इसके अलावा भाषा का शुद्ध व सफल प्रयोग करने में प्रत्येक व्यक्ति सक्षम होता है, क्योंकि वो जैसी भाषा सुनेगा उसके क्या जो सामान्य नियम है बोलने के, उसे वह सीखने नहीं पड़ते स्पेशली कि उसे सिखाना पड़े, वह सुन सुन के सीख जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भाषा का शुद्ध व सफल प्रयोग करने में सक्षम है, क्योंकि कोई व्यक्ति, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह अच्छी भाषा नहीं बोल सकता है, वह भी अच्छी भाषा बोल सकता है, उसके अंदर भी ये क्षमता पाई जाती है। उसके बाद अगला सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत।
तो भाषा विकास में अनुबंधन का भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि जब छोटे बच्चे को कुछ सिखाया जाता है तो उसे मूर्त वस्तु से जोड़कर सिखाया जाता है। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट अगर मान लो उससे बोला कि जाओ ग्लास लेकर आओ, अब उसे पता ही नहीं है कि ग्लास क्या है, तो उसे पहले ग्लास को दिखा कर भी बताया जाता है कि ये ग्लास है। अब जब वह जानने लगता है तो बाद में फिर उसे उस वस्तु को दिखाकर मतलब बताना नहीं पड़ता कि ये गिलास है। जब वह उसके साथ उसका साहचर्य स्थापित कर लेता है तो वह वस्तु ना भी दिखे तो भी वह जानने लगा है, यानी कि उसको फिर वह मन में इमेजिन कर लेता है, यानी उससे फिर कुछ भी कहा जाएगा, जैसे उससे फिर बाद में कहा गिलास लेकर आओ, तो अब उसे पता है और उसके दिमाग में गिलास का इमेज बन गया है और अब वह जाएगा और लेकर आ जाएगा। इसी तरीके से स्कूल में जब छोटे बच्चों को कुछ सिखाया जाता है तो उसे किसी न किसी चीज़ के साथ जोड़कर ही सिखाया जाता है, जैसे कि छोटा से अनार, बड़ा से आम। फिर इसी तरीके से जब बच्चा सीख जाता है तो बाद में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ होती है अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि वह किसी वस्तु के साथ पहले उसे साहचर्य स्थापित करना सिखाया जाता है और जब वह सीख जाता है तो फिर उसे उस वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाद में वह खुद ही इमेजिन कर लेता है। उसके अगला जो सिद्धांत है वो है स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत, यानी कि जब स्वर यंत्र परिपक्व होंगे तभी एक बच्चा भाषा को बोल पाएगा। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तब वह कुछ भी नहीं जानता, यानी कि वह बोलना बिल्कुल भी नहीं जानता, क्योंकि उसके जो स्वर यंत्र हैं वो परिपक्व नहीं है अभी बोलने के लिए। जैसे जैसे वह परिपक्व होते जाते हैं बच्चा वैसे वैसे सीखता जाता है। आगे बात करेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रशिक्षण विधि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद, संवेगात्मक तनाव और परिवार का आकार, ये सभी चीज़ें हमारे भाषा विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कि बच्चे का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो भाषा विकास ज़्यादा अच्छे से और जल्दी हो जाएगा। बौद्धिक क्षमता भी प्रभावित करती है। सामान्यतः जिसका बौद्धिक स्तर अच्छा है उसका भाषा विकास भी ज़्यादा अच्छा होता है। व्यक्तित्व भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। प्रशिक्षण विधि, यानी कि अगर एक बच्चा बोलना सीख भी गया है तो थोड़ा सा उसको और प्रशिक्षित कर दिया जाए तो उसका भाषा विकास और बेहतर हो सकता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि जैसे समाज में वो रह रहा है उसका भाषा विकास भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। और द्विभाषावाद से मतलब ये है कि जैसे बच्चे के माता पिता हैं, माता दूसरी भाषा बोलते हैं, पिता दूसरी भाषा बोलते हैं, तो ये चीज़ भी एक बच्चे को प्रभावित करती है, उसकी मतलब उसके भाषा विकास को प्रभावित करती है। संवेगात्मक तनाव, यानी कि संवेगिक रूप से अगर वह तनाव में है तो ये चीज़ भी भाषा विकास को प्रभावित करेगी। परिवार का आकार भी सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि छोटे परिवार में बच्चों के भाषा विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, भाषा के यानी सभी तरीके के विकास पर ध्यान दिया जाता है, वही बड़े परिवार में इतना बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा पाता है। तो ये सारे तो चीज़ें हो गई भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हम आगे बात करते हैं चिंतन। तो चिंतन की अगर बात करें तो ये मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है जो मानव मस्तिष्क में हमेशा ही गतिशील रहती है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य में ये क्रिया हमेशा गतिशील रहती है। मानव कुछ न कुछ हमेशा ही सोचता रहता है, उसे ही हम चिंतन कहते हैं। उसके अलावा इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ये उद्देश्यपरक हो सकती है, मतलब अगर मनुष्य कभी कुछ सोच रहा है तो हो सकता है वह किसी उद्देश्य से कभी कभी सोच रहा है। प्रत्यक्षीकरण पर आधारित हो सकते हैं, यानी कि वह किसी चीज़ को देखते हुए कभी कभी सामने चिंतन कर रहा है। समस्या समाधान पर आधारित भी चिंतन हो सकता है, यानी कि कोई समस्या आ गई है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वह सोच विचार कर रहा है, या फिर वह संज्ञानात्मक आधारित भी हो सकता है। तो ये सारी चिंतन की विशेषताएं हैं, इन्हें भी याद रखेंगे। उद्देश्यपरक, प्रत्यक्षीकरण पर आधारित हो सकता है चिंतन, समस्या समाधान पर आधारित या फिर संज्ञानात्मक रूप से हो सकता है चिंतन। के बाद हम देख लेते हैं चिंतन के प्रकार, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। बात करें अगर अभिसारी चिंतन की तो इसमें क्या होता है, जो समस्या होती है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा उस समस्या का एक ही हल होता है। ऐसे चिंतन को हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी बच्चे से अगर उसका नाम पूछा है तो वह तुरंत ही बता देगा क्योंकि उसका एक ही हल है। या इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे हमने बच्चे से पूछा बताइए हमारे देश की राजधानी क्या है, तो वह राजधानी भी तुरंत बता देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है अभिसारी चिंतन में। इसके अलावा इसका एक ही हल होता है। मैंने अगर एक बच्चे से पूछा है कि भारत की राजधानी क्या है तो उसने जो बताया है
वही हम क्लास के सारे बच्चों से पूछेंगे तो सब का सब मतलब सभी का आंसर सेम होगा, क्योंकि उसका एक ही हल होता है। तो इस टाइप का जो चिंतन होता है वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। एंड अपसारी चिंतन की अगर बात करें तो इसमें समस्या मतलब किसी भी समस्या के एक से अधिक हल हो सकते हैं। अब मान लो हमने किसी बच्चे से कहा कि सोचो अगर तुम उड़ लेते होते तो क्या करते। अब यहाँ पर सभी बच्चों का आंसर अलग अलग होगा, वो कोई एक ही आंसर नहीं देंगे। तो इस प्रकार का चिंतन जिसमें एक से ज़्यादा समस्या के हल हो सकते हैं वो अपसारी चिंतन कहलाता है। और अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उसके कई सारे हल हो सकते हैं अलग अलग, यानी कि विचार करके हम उसका अलग अलग समाधान बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।